सीधा बैठे आप। माते, पिछले टर्न पर आपसे बातें हो रही थी बच्चों रिस्पिरेशन की, अच्छी चर्चा चल रही थी, आप उस चर्चा में सभी लोग सहभागी थे। आज भी आप सभी उस चर्चा में भाग लेंगे, खुलकर के भाग लेंगे, और आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑडियंस को एक बात क्लियर है, respiration is a process responsible to produce energy in the form of ATP by making the oxidation of biomolecule in the cell to drive the metabolism. No respiration, no respiration, no energy, no respiration, no energy, no metabolism, no life. सबको क्लियर है? The biomolecule during respiration in the cell will oxidize to produce the energy that is called respiratory substrate. Respiratory substrate may be of the four type: carbohydrate, primary respiratory substrate; lipid, secondary respiratory substrate. And if carbohydrate and lipid both are being used in the cell as a respiratory substrate, this is called floating respiration. Protein is the tertiary respiratory substrate, and if that is being used as a respiratory substrate, this is called protoplasmic respiration. Don't forget, organic acid may also serve as respiratory substrate. So respiratory substrate may be of the fourth type. And now one thing is clear. The primary respiratory substrate in the shell of every living organism utilized as respiratory substrate, that is only glucose. वो केवल और केवल बच्चों ग्लूकोज होगा। ये बात ऑडियंस को क्लियर है। Any form of carbohydrate, if want to serve as a respiratory substrate, it has to convert itself in the glucose. And in the plant, sucrose is glucose is obtained from sucrose. आज हम किसकी बात करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन की। बट रिस्पिरेशन की मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले एक बात तो क्लियर है कि रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अभी क्लियर कर दूं, अभी आप देखोगे मैकेनिज्म में यह मैंडेटरी नहीं है कि रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। अगर बायोमॉलिक्यूल सेल के अंदर ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होकर के एटीपी एनर्जी देता है तो इसे एरोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे। और इस प्लेनेट के वे सभी ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं उन्हें एरोब कहेंगे। Sometime in the respiration process, for the oxidation of biomolecule, oxygen does not consume, does not utilize, then this is called anaerobic respiration. And those organisms this planet perform anaerobic respiration, they are called anaerobes. अगर मान लीजिए जो प्लांट है, हाँ प्लांट को तो रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, प्रश्न ये खड़ा होता है कि प्लांट को रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो भैया वो ऑक्सीजन कहां से लेगा? इन्वायरमेंट से लेगा। और इन्वायरमेंट में CO2 को क्या करेगा? ऐड करेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखना, द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। वो ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। तो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसे बेटा जी ब्रीदिंग कहते हैं। पहली बात, ब्रीदिंग किसे कहते हैं? द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। O2 को लेना, एनवायरमेंट में CO2 को ऐड करना।
ये ब्रीदिंग है। पहला प्रश्न ये है, क्या प्लांट्स ब्रीद करते हैं? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू प्लांट्स ब्रीद? पहला क्वेश्चन ये है, डू प्लांट्स ब्रीद? क्या प्लांट ब्रीद करते हैं? इसका आंसर है यस, प्लांट्स ब्रीद करते हैं। Like animal, plant also exchange O2 and CO2 with the environment. और भी सर, आपका दिमाग ठीक तो है ना? आप होशो हवास में तो है ना? प्लांट्स ब्रीथ करता है, आप बोल रहे हैं। डंके की चोट पर बोल रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, माइक लगा के बोल रहा हूं। कभी ना कहीं का प्लांट्स ब्रीथ करता है, ये पहला क्वेश्चन है बेटा जी। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या भैया क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, डू प्लांट्स हैव स्पेसिफिक ब्रीदिंग ऑर्गन? दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पहली बात, रिस्पिरेशन टू टाइप, एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन। इस प्लेनेट के वे सभी ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रिस्पिरेशन करेंगे उनको एरोब कहेंगे, जो एनारोबिक रिस्पिरेशन करेंगे उनको एनएरोब कहेंगे। क्या कर रहे हो? लिख रही हो? अच्छा, उन्हें बच्चों एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे और ऑर्गेनिज्म को एनएरोब्स कहेंगे। मतलब इस प्लेनेट का मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म को रिस्पिरेशन करने के लिए तो O2 चाहिए। तो जब एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ O2 और CO2 का एक्सचेंज करता है तो इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। क्या प्लांट्स ब्रीथ करता है? यस। दूसरा क्वेश्चन, डू प्लांट्स हैव स्पेसिफिक ब्रीदिंग ऑर्गन? सुनो, आंसर है नो, प्लांट के पास स्पेसिफिक ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आंसर है कि नो, प्लांट्स में कोई ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होता। जैसे बच्चों एनिमल में स्पेसिफिक ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं, जैसे मैमल्स हैं उनके पास लंग्स हैं, जैसे बच्चों फिशेज हैं उनके पास बच्चों गिल्स हैं, जैसे बच्चों आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं उनके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है, Getting my points? But like animals, plant does not have any specific breathing organ. क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान रहे, एनसीईआरटी बोल रहा हूं, एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर आरबी सिंह, व्हाई प्लांट्स lack ब्रीदिंग ऑर्गन? सर प्लांट्स में ब्रीदिंग ऑर्गन, व्हाई प्लांट्स लाइक ब्रीदिंग ऑर्गन? सर प्लांट्स में ब्रीदिंग ऑर्गन क्यों नहीं होते? दिस इज द क्वेश्चन। प्लांट्स अगर ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होते तो क्यों नहीं होते? मेरी बात को समझिएगा। ये बच्चों स्टेम है और ये बेटा जी रूट है, ये रूट है और ये बेटा जी लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है। ये देखो स्टेम, द सरफेस ऑफ ओल्ड स्टेम, द सरफेस ऑफ ओल्ड स्टेम, ओके, हैव many small pore called lenticels. The surface of leaf have numerous pore on its upper and lower epidermis called stomata. Called stomata. Okay. ध्यान दे बच्चों, क्वेश्चन है व्हाई प्लांट्स लाइक ब्रीदिंग ऑर्गन। जो बच्चों ओल्ड स्टेम होते हैं उनके स्टेम के सरफेस पर न्यूमरस पोर होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। सुनना,
जो लीफ होती है उसके सरफेस पर न्यूमरस स्टोमेटा होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हेलो, एवरी लिविंग सेल, ओ कम, every living cell of the body organ of plant directly connected with environment either by lenticels, either by stomata. Therefore every living cell directly taking oxygen from the atmosphere and directly releasing CO2 into the atmosphere by the process of diffusion, either through stomata, either through lenticels, either through stomata, either through lenticels. पहला क्वेश्चन, do plants breathe? Yes. Do plants have any specific breathing organ? No. तीसरा क्वेश्चन, why plants lack a specific breathing organ? बेटा जी ध्यान दो। Leaf, surface have numerous pores called stomata. The surface of old stem have numerous pores called lenticels. Every living cell of the body organ of plant directly connected with environment, either through stomata, either through lenticels. Therefore, every living cell, since directly connected with the environment through stomata or lenticels, therefore every living cell directly exchanging O2 CO2 with the environment. Since every living cell of the body organ of plant directly exchanging O2 CO2 with the environment by the process of diffusion, either through stomata, either through lenticels, that's why there is no need of breathing organ. इसलिए वहां पर ब्रीदिंग ऑर्गन की जरूरत नहीं है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक और बात, चूंकि प्लांट के ऑर्गन की प्रत्येक लिविंग सेल अपने ऑक्सीजन की केयरिंग स्वयं करती है, अपने ऑक्सीजन की केयरिंग स्वयं करती है, प्रत्येक सेल O2 ले रही है, CO2 छोड़ रही है, इसलिए unlike animal, there is no need transport of gases in the body of plant from one side to another side. इसलिए प्लांट की बॉडी में बच्चों गैसेज के ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज एवरी लिविंग सेल हैज इट्स ओन केयरिंग ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली एक्सचेंजिंग O2 CO2 with the environment by the process of diffusion either through stomata or lenticels. As well as opposite to animal, plants are fixed at their position. They are stationary at their position. So in the plant, unlike animals, opposite to animals, metabolic rate far lower in compared to animals. In the body of plants, the metabolic rate in the cells far lower, many times lower in compared to animals. Why? Because they are stationary at their position. It means to drive the metabolism in the cells of plants, the amount of energy ATP that is required in a very low quantity. That's why the living cell of plants require a very little amount of oxygen to drive the metabolism in compared to animal cell. This is also a reason plants like breathing organ. This is also a reason plants like breathing organ. Pehla question, do plants have breathing organ? Do plants breathe? Yes. Do plants have any specific breathing organ? No. Why plants lack breathing organ? इसके कितने रीजन हैं? 3. पहला, every living cell of plant directly connected with environment,
either through stomata or lenticels. So every living cell directly exchanging O2 CO2 with the environment, means every living cell has its own carrying of oxygen. ये पहला रीजन। दूसरा, in the plant body there is no need to transport the gases from one side to another side. Why? Because every cell has its own carrying of oxygen. तीसरा रीजन, opposite to animal, plants are fixed at their position. Therefore, in their cell, metabolic rate is very much lower. Therefore, plants present a very little demand of oxygen. This is also a reason that's why plant lack breathing organ. मेरे भाइयों बहनों, मेरे ऑडियंस, प्लांट्स के पास ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होते हैं। उसके कितने रीजन हैं? 3। पहला, सिंस एवरी लिविंग सेल ऑफ प्लांट्स directly connected with environment either through lenticels or stomata, so every cell directly exchanging O2 CO2 with the atmosphere. That's why there is no requirement of breathing organ in the plant. Second, there is no need to transport the gases for a long distance in the body of plant. Why? Because every cell has its own carrying of oxygen. And third point, in compared to animal, the plants present very little demand of oxygen because they are stationary at their position. So in them, metabolic rate is very low. These 3 are the reason that's why plant lack breathing organ. गड़े मा पॉइंट्स बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? कितने ऑडियंस को क्लियर हुई? कोई दिक्कत बेटा जी? तो क्या प्लांट्स के पास ब्रीदिंग ऑर्गन होगा? क्या प्लांट्स के पास ब्रीदिंग ऑर्गन होगा? नहीं। क्या प्लांट्स में गैसेस के ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी? बोलो भैया। अच्छा, क्या प्लांट्स एनिमल के सापेक्ष ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड रखता है कि कम डिमांड रखता है? क्योंकि उसकी पोजीशन बच्चों क्या है? स्टेशनरी है। बोलो ना गांव वालों, इट्स ओके। बात समझ में आ गई? 1 मिनट, एसी बंद है तो इसे चालू कर दीजिए ना। नहीं, वहां बंद है, गर्मी हो रही होगी। आप लोग यार सिस्टम के साथ छेड़खानी मत किया करो बेटा। एसी तो चलेगी, एसी नहीं चलेगी तो सफोकेशन होगा। अंगुली करो उसे, मैनुअली चालू करो। अरे मैनुअली चालू कर दो ना। मेरे को मतलब क्या? तू राजा है क्लास का? हाँ कमीना, जब तुमको बोल रहा है हाँ कि अंगुली करो तो क्यों नहीं कर सकते हो? जाओ। बेवकूफ, मेरे को मतलब ये सुल्ताना रजिया है। मेरे को बेवकूफ। बेटा जी ओके, कम ज्वाइन द पार्टी। ए सुनो, हाँ चलिए हो गया। रिस्पिरेशन, अरे सर क्लियर है। दिस इज अ प्रोसेस रिस्पांसिबल टू सिंथेसाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय मेकिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल विद इन सेल टू ड्राइव द मेटाबॉलिज्म। सर ये जुमला हमें याद हो चुका है, फालतू बातें ना करें, आगे बढ़ें। रिस्पिरेटरी सब्सटेंस, अरे दे आर 4 टाइप: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, लिपिड सेकेंडरी रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, प्रोटीन टर्शियरी रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। पता है जिस दिन आपकी बॉडी प्रोटीन को टर्शियरी रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज करना शुरू कर देगी, काउंटडाउन हैज बिगन टू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड। अरे सर हमने पहले भी बोला है, हम मरना नहीं चाहते। सर हमारे जीवन के बहुत सारे सपने हैं, प्लीज सर हम मरना नहीं चाहते। बेटा कौन मरना चाहता है? बट सत्य यही है कि मरना पड़ेगा। हाँ, बट मरने से पहले एक लाइन पढ़ लेना, जिंदगी तर जाएगी। सर कौन सी लाइन? कौन सी लाइन सर? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, हुआ न पंडित कोई। पोथी
ही पढ़ जग मुहा हुआ न पंडित कौन। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। ओ भाई प्लीज काम डाउन काम डाउन। सर ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? प्रेम को पढ़ने से हम पंडित हो जाएंगे? बेटा जी, अगर इस दुनिया में किसी का बुरा करना है ना तो ताकत चाहिए। किसी को ताकत क्यों चाहिए? क्योंकि उसे बुरा करना है, वरना दुनिया को जीतने के लिए तो प्रेम ही काफी है। ये ध्यान रखना, दुनिया को प्रेम से जीत सकते हो, ताकत से नहीं। अब सुनिए भाई, तो सर हम रिस्पिरेशन करेंगे सर, एनर्जी बनाएंगे और एनर्जी बना करके मेटाबॉलिज्म चलाएंगे और मेटाबॉलिज्म चला करके सर हम एक ऑर्गेनिज्म को पे प्रेम करेंगे। प्रेम करो, प्रेम बांटो, ठीक है ना? ये प्रेम बड़ी गजब की चीज है। ऐसा सुनो, बट ये जो प्रेम है ना, इसकी एक बॉर्डर लाइन है। बेटा जी प्लीज, जब मैं बोलूं तो सुनो। प्रेम की एक बॉर्डर लाइन है। सर क्या प्रेम की क्या बॉर्डर लाइन है सर, वो बता दीजिए, हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। ये प्रेम की बॉर्डर लाइन है। जब आप तुम में कन्वर्ट होता है तो प्रेम चरम को प्राप्त होता है। तब इस दुनिया में राधा कृष्ण पैदा होते हैं। तब इस दुनिया में राधा कृष्ण पैदा होते हैं। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, स्वयं मां लक्ष्मी की अवतार, जिंदगी भर कभी वो कृष्ण को तुम नहीं कह पाई, वो हमेशा आप से उनको संबोधित करती रही। वो आपकी लक्ष्मण रेखा को प्राप्त नहीं कर पाई, इसलिए कभी उनका आप तुम में परिवर्तित नहीं हो पाया। परिणाम, ये दुनिया कभी भी कृष्ण को रुक्मणी कृष्ण के नाम से नहीं जानती है। लेकिन राधा कभी भी कृष्ण को आप नहीं कहती थी, तुम कहती थी। अर्थात उनका प्रेम आप से तुम में परिवर्तित हो गया। जहां आप तुम में परिवर्तित होता है, दो लोग आपस में विलीन हो जाते हैं और प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। तब सीताराम पैदा होते हैं, तब राधा कृष्ण पैदा होते हैं। सर ये बात हम मम्मी पापा को बतला देंगे। गुड, वेरी गुड, बतला देंगे, ठीक है, ताकि उनका भी प्रेम जो है पराकाष्ठा पर पहुंच जाए। ओ भाई सुनो, बेटा जी प्लीज कम हियर, ज्वाइन द बॉडी। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या है? क्लियर है। रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? क्लियर है। हेलो, क्या प्लांट ब्रीथ करता है? यस। क्या उसके पास ब्रीदिंग ऑर्गन है? नहीं, उसके पास ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है। इसके कितने रीजन हैं? 3। रिमोट किसी के पास है? एनीबॉडी हैव रिमोट? एनीबॉडी हैव रिमोट? ओम बाहर से रिमोट लाओ, गर्मी हो रही है। अब बेटा जी 1 मिनट, अब हम क्या करेंगे? हेलो, अब हम रिस्पिरेशन की मैकेनिज्म देखेंगे। ओ चाचा यहां ध्यान दीजिए, ठीक है ना? सीधा बैठिए, दीवार से संपर्क छोड़िए। दीवारों को श्राप है, जो दीवारों से चिपकेगा बर्बाद हो जाएगा। सर किसका श्राप है? अनारकली का। अनारकली सलीम की प्रेमिका, ठीक है? अकबर ने उसे दीवार में जड़वा दिया था, पता है ना? सर ये सलीम कौन है? अरे जहांगीर, अकबर का पुत्र, जिसे अकबर क्या कहता था? शेखू बाबू। क्या कहता था? शेखू बाबू। यस। नहीं, ये ऑपरेटर नहीं हो रहा है बेटा, दूसरा लाओ। ये खराब है रिमोट, ये रिमोट खराब है। चलो बच्चों, अब हम किसकी बात करेंगे? बिल्कुल बोलना बंद करो। जब क्लास में पढ़ाऊं तो ध्यान से सुना करो, अपनी बात बिल्कुल मत रखा करो। तुम अपनी जगह से हिल जाओगे, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। किसकी बात कर रहा हूं? अब किसकी बात करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। अब हम देखेंगे रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म। ध्यान दें, अगली हमारी हेडिंग है बेटा जी
मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। अगली हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। चलो ध्यान दो। यस, कम फास्ट, कम फास्ट। ध्यान देना बच्चों, अगली हेडिंग क्या है? मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। ओके, अच्छा बच्चों यहां पे गौर करोगे, दिस इज द सेल। बच्चों गौर करोगे, ये मान लेते ये बच्चों सेल है, दिस इज द सेल। हाँ तो ये सेल है तो फिर आरबीएस सर ये साइटोप्लाज्म है। बिल्कुल, इस बोर्ड को ही आप सेल मान लें। सेल, शेल, अरे कोसा, तो ये बच्चों साइटोप्लाज्म है। ये कौन है? ये कौन है? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। पढ़ चुके हो तुम कहां? सेल में। किसने पढ़ाया है? आरबीएस सर ने। आरबीएस सर कौन है? मैं। और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। ये क्रिस्टी है बच्चों, ध्यान देना, ये क्रिस्टी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ध्यान दो, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन पे बोल रहा हूं। क्या बेटा जी? और ये साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज है। ये साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज है, प्राइमरी रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके बेटा जी, ये न्यूक्लियस है। सर ये बदतमीजी नहीं है? न्यूक्लियस so important structure, have the genetic material, control the metabolism of the cell, और उसे आपने कोने में बना दिया। बेटा कौन बड़ा बनेगा और कौन छोटा बनेगा ये वो तय नहीं करेगा। हेलो, समय तय करेगा। आज माइटोकॉन्ड्रिया का दिन है, न्यूक्लियस का नहीं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी बनी है और न्यूक्लियस छोटा। किसी दिन ये भी बड़ा बनेगा। सुनते रहो। तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये बच्चों ग्लूकोज कहां है? साइटोप्लाज्म में। दिमाग में क्लियर कर लें, रिस्पिरेशन कहां से स्टार्ट होगा? साइटोप्लाज्म से। तो क्या होगा? रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। विदाउट शब्दों पे ध्यान रहे, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन इन 10 स्टेप by a pathway named ग्लाइकोलाइसिस। आप ध्यान दें, केवल ध्यान से सुने, अपनी जगह पे बने रहें। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है? ग्लूकोज। रिस्पिरेशन कहां से शुरू होगा? साइटोप्लाज्म से। तो क्या होगा साइटोप्लाज्म में? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होगा 10 स्टेप में, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर इस साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन होगी भी ना, तब भी ये ग्लूकोज उस ऑक्सीजन को यूज नहीं करेगा। और नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर है भी तब भी वो यूज नहीं करेगा। यानी एक बात दिमाग में क्लियर कर लो, रिस्पिरेशन को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इफ इन द साइटोप्लाज्म ऑक्सीजन इज अवेलेबल, glucose will not consume the oxygen, and if that is not available there is no problem। मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस में साइटोप्लाज्म में ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में 10 स्टेप में ऑक्सीडाइज्ड होगा विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन।
हाँ, जब ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो इसमें 2 ATP खर्च होगी, लेकिन 4 ATP बनेगी भी। तो फिर नेट गेन ऑफ ATP कितने का हो जाएगा? 2 का। अगर सेल के अंदर कोई बायोमॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होता है, ATP के रूप में एनर्जी बनती है, तो ये रिस्पिरेशन है, चाहे ऑक्सीजन का यूज हो या न हो। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओवरऑल 2 ATP बन रही है, अर्थात बच्चों ग्लाइकोलिसिस रिस्पिरेशन है, जबकि उसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है। ओह, इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस रिस्पिरेशन की पहली स्टेप है, और ग्लाइकोलिसिस रिस्पिरेशन की पहली स्टेप होने के साथ साथ यह रिस्पिरेशन की एनएरोबिक स्टेप भी है। ग्लाइकोलिसिस रिस्पिरेशन की पहली स्टेप तो है, प्लस रिस्पिरेशन की एनएरोबिक स्टेप है। क्यों? बिकॉज ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन दिस प्रोसेस 2 ATP molecule will be obtained. The net gain of ATP will be 2. और भी सर, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन के बगैर यूज के किसमें ऑक्सीडाइज होगा, किसमें टूटेगा, किसमें स्प्लिट करेगा, किसमें क्लिप करेगा, किसमें डिकम्पोज करेगा? पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में, ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में आरबीएस सर, व्हाट आरबीएस सर, ये पायरुविक एसिड पहले भी आया है, हम बताएं कहां आया है? हाँ, तुम्हें मालूम है, C4 पाथवे में। अरे हाँ, मैलिक एसिड का जब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ बंडल सिंथ सेल में, तो एक 3 कार्बन वाला एसिड मिला, जिसको पायरुविक एसिड आपने बोला था। मतलब ये आपसे पहले भी टकरा चुका है। सर, आप भी कभी कभी गजब बेवकूफ बनाते हैं। मतलब क्या आपने हम लोगों को शुद्ध बेवकूफी समझ लिया है क्या? ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज्ड होगा बिना ऑक्सीजन के यूज के। सर, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन हाउ ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल? मेरे भाई, बेटा जी, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन है। ओ माय गॉड, अच्छा, इसमें हाइड्रोजन का लॉस होगा। यस। To begin the respiration, there is no need of oxygen. Respiration starts from cytoplasm, which involve oxidation of glucose molecule into molecule of pyruvic acid without use of oxygen. In how many step? 10. How many ATP will be consumed? 2. How many ATP will be synthesized? 4. So net gain of ATP will be up 2. आरबीएस सर, ध्यान रहे, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, और 2 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 6। और ये 6 कार्बन किसके हैं? ग्लूकोज के। ये मत बोलिए सर, इन पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का क्या होगा? जो ध्यान रहे, ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल कहां बने हैं? साइटोप्लाज्म में। जिस प्रोसेस के द्वारा, उसका नाम क्या है? ये ग्लाइकोलिसिस की स्टेप नंबर क्या है? फर्स्ट। कैसी स्टेप है? एरोबिक या एनारोबिक? कहां चलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में कि साइटोप्लाज्म में? इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा? कौन ऑक्सीडाइज होगा? किसमें होगा? कितने मॉलिक्यूल में? कितनी एटीपी खर्च होगी? कितनी बनेगी? तो नेट गेन कितने का? मजा आ रहा है सर? ओ, अरे भैया, मैं फालतू की बकवास करूं तब भी आपको मजा आएगा। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं क्लास में फालतू की बकवास कर रहा हूं, उसको भी तुम एंजॉय करोगे। करते ही हो, मैं देखता हूं। मैं टॉपिक से हट करके इधर उधर बोलता हूं ना, तो मैं देखता हूं आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाता है, और उससे जब उससे मैं वापस टॉपिक पर आता हूं तो कोई लोग गुस्सा भी करते हैं। ओह शिट, प्लीज कंटिन्यू दिस। अच्छा होता है, चलिए। ओ भाई, प्रश्न ये खड़ा होता है कि ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में पायरुविक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल बने, उनका क्या होगा? अब तेरा क्या होगा रे कालिया?
हेलो बेटा जी, पायरुविक एसिड के, ध्यान रहे, पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन हैं? बोलो ना। तो 2 मॉलिक्यूल के पास ये 6 कार्बन किसके हैं? ग्लाइकोलिसिस कहां चल रही है? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कितने स्टेप में? ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई? नेट गन एफएडीपी? पायरुविक एसिड के 4 मॉलिक्यूल के 5 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? 2 मॉलिक्यूल में वो 6 कार्बन किसके हैं? सर प्लीज बताइए ना, पायरुविक एसिड का क्या होगा बेटा जी? और ओके, पायरुविक एसिड का क्या होगा फ्यूचर फेट, ये कौन तय करेगा? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी। प्रश्न ये खड़ा हुआ बेटा जी, ध्यान दो, प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में बने तो क्या उस समय साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन थी कि नहीं थी? मान लिया कंडीशन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन इज अनअवेलेबल। नहीं, जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज्ड हुआ, स्प्लिट हुआ, क्लीव हुआ, टूटा, विखंडित हुआ, नहीं, उस समय साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन नहीं थी। रिजल्ट क्या होगा? अगर पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल इसी साइटोप्लाज्म में रेड्यूस्ड हो जाएंगे। शब्दों पे ध्यान रहे, रेड्यूस्ड हो जाएंगे। आइदर, समझ गए? आइदर बोले हैं तो आर भी आएगा। आइदर एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल में और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल में, या लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में, ये लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड है, ये एथाइल अल्कोहल है। हाँ, अरे सर इसके बारे में क्या बता रहे हैं? इसके बारे में कौन नहीं जानता है? 10 सब तो एक्सप्लेन ही करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। सुनो सुनो, he is a very sensitive person regarding C2H5OH, ठीक है? ऐसा सुनो, तो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली बेटा जी, तो पायरुविक एसिड का फेट क्या है? वह पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल उसी साइटोप्लाज्म में, ध्यान रहे शब्द पर क्या बोल रहा हूं, रेड्यूस्ड हो जाएंगे, या तो एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में या तो लैक्टिक एसिड में। मतलब ग्लूकोज वाया पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया एथाइल अल्कोहल में विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ग्लूकोज का एथाइल अल्कोहल में ऑक्सीडेशन हो गया विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो गया विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कितनी एटीपी मिली? 2। ध्यान रहे, जब कोई कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की अब्सेंस में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडाइज्ड हो तो इस फेनोमेनन को फर्मेंटेशन कहते हैं। जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटा जी, जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब कोई कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की अब्सेंस में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडाइज्ड हो तो इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। तो क्या हुआ? Glucose in the cytoplasm without use of oxygen ultimately gets oxidized in ethyl alcohol and carbon dioxide or in lactic acid, जिसमें नेट गेन ऑफ एटीपी कितने का रहा? 2 का। तो अगर एक बायोमॉलिक्यूल सेल के अंदर ऑक्सीडाइज्ड होता है विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी बनती है एटीपी के रूप में, तो रिस्पिरेशन है, ये एनएरोबिक रिस्पिरेशन है। ओह, अगर ऑक्सीजन पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को नहीं मिली तो फिर एनारोबिक रिस्पिरेशन चलेगा, जिसमें ग्लूकोज अल्टीमेटली इसी साइटोप्लाज्म में या तो एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा या तो लैक्टिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिस एनारोबिक रिस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहेंगे।
मतलब एनारोबिक रिस्पिरेशन सदैव फर्मेंटेशन है। हाँ, अगर ये बच्चों पायरुविक एसिड एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ तो इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहोगे, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहोगे। चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, नेट गेन एटीपी कितने की होने वाली है? 2 की। 1 मिनट। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ऑक्सीडाइज हो गया। एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल में, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल में, और कितनी एटीपी मिली? 2। या यह ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में, जिसमें कितनी एटीपी बनी? 2। देख लो ग्लूकोज। ये बच्चों क्या है? सच एन रिस्पिरेशन इन विच एटीपी विल बी सिंथेसाइज्ड बट ऑक्सीजन विल नॉट बी कंज्यूम्ड। हाँ, उसे एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? एनएरोबिक रिस्पिरेशन। उसे एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे। मतलब ये एनएरोबिक रिस्पिरेशन का इक्वेशन रहा, जिसमें नेट गेन ऑफ एटीपी कितने की है? 2। चलो भाई, ग्लूकोज को हम बाहर निकालते हैं सेल के बाहर निकालो ग्लूकोज को, जलाओ। जब ग्लूकोज को सेल के बाहर निकाल करके जलाओगे, कंबस्ट करोगे, तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 686 किलो कैलोरी। मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के पास 686 किलो कैलोरी एनर्जी है। एक एटीपी के पास कितनी एनर्जी है? 8.1 किलो कैलोरी। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि एनारोबिक रिस्पिरेशन में हमने ग्लूकोज की कुल एनर्जी का कितना % एटीपी में कन्वर्ट किया? जितना % किया वह एनारोबिक रिस्पिरेशन का रिस्पायरेटरी एफिशिएंसी है। वह एनारोबिक रिस्पिरेशन की रिस्पायरेटरी एफिशिएंसी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है। कितनी एटीपी मिली है? 2। और एक एटीपी के पास कितना एनर्जी है? 2 × 8.1 × 100 डिवाइडेड बाई 686 इक्वल टू 2% के आसपास आएगा। एनसीईआरटी में लिखा होगा लेस देन 7%। तुम आंसर क्या करोगे? लेस देन 7%। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? लेस देन 7%। बताओ एनारोबिक रिस्पिरेशन की रिस्पायरेटरी एफिशिएंसी कितनी होगी? लेस देन। कैसे कैलकुलेट करेंगे रिस्पायरेटरी एफिशिएंसी? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? ये एनारोबिक रिस्पिरेशन का इक्वेशन है। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अब आज के बाद हम कहीं भी अहमदाबाद के किसी भी 4 रास्ते पर अल्फा 1 से लेकर के पैलेडियम मॉल में मिले, हेलो हाउ आर यू, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन, अगर गलती से भी हेजिटेट किया तो समझ लो कोने में ले जाकर ठोकूंगा। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा? पायरुविक एसिड का फेट क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा? ये कौन तय करेगा भैया? ये कौन तय करेगा? क्या ऑक्सीजन पायरुविक एसिड को अवेलेबल है कि नहीं है? तुम्हारी कीमत क्या होगी? तुम अनअकैडमी को आए, डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे? चुप। ये शुरू के 5 दिन में ही डिसाइड हो जाता है। कैसे सर क्या बात कर रहे हैं? तुम अनअकैडमी आए, एलन गए, आकाश गए, फिजिक्स वाला गए, तुम डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे? ये शुरू के 5 दिन में ही डिसाइड हो जाता है। कैसे सर? यस, जब आप क्लास में गए, आपने अपनी जो कंपनी बनाई, अपनी जो फ्रेंड सर्कल बनाई, उसमें घोड़े हैं कि गधे हैं? अगर घोड़ों को आपने फ्रेंड सर्कल में शामिल किया तो कंपटीशन होगा, रेस होगी, आप मैच जीतोगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी में गधे आ गए तो कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि आपके 400 आ रहे हैं, उसके 250 आ रहे हैं। आप उससे कंपेयर करोगे, 250 मेरे तो 400। आपकी कंपनी में कौन है? घोड़े हैं क्या?
सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं क्या? सारे हार्ड वर्किंग बच्चे हैं क्या? उनके कितने भैया? 650, आपके कितने हैं? 550। और 100 मार्क्स कम है यार, मेहनत करो और हार्ड वर्क करना है, इनके पीछे भागना है, इनको पकड़ना है, इनको लेवल करना है। बी सेलेक्टिव इन द सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड। घोड़े के साथ रहोगे घोड़ा बनोगे, और गधे के साथ रहोगे गधा बनोगे। पानी दूध में बिकेगा, पानी दूध में मिलेगा, उसी भाव में बिकेगा। जो दूध की कीमत है कीचड़ में गिरेगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी वैल्यू क्या होगी ये तुम नहीं, तुम्हारी कंपनी डिसाइड करेगी। इसलिए मित्र बनाते वक्त बहुत सावधान रहें। मित्र ज्यादा नहीं, 2-3 ही हों, बट अच्छे हों, काबिल हों, जो आपको दौड़ाएं, जो आपको हार्डवर्क करने के लिए मजबूर करें। ओके बेटा जी, समझ में आया? और ये शुरू के 5 दिन में ही, और वही है, घोड़े घोड़ों को खोजते हैं, गधे गधों को खोजते हैं। अब कौन घोड़ा कौन गधा मैं नहीं बताऊंगा। सर ऐसा मत बोलिए, जिनके मार्क्स आते हैं उनको आप गधा कह रहे हैं। हाँ तो कहूंगा, अगर वो घोड़ा कहना चाहते हैं, मेरे से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मार्क्स लाएं, परफॉर्म करें। मम्मी और पापा तुम्हारे लिए पैसा जमा कर सकते हैं। मनी कैन बी ट्रांसफर, मॉनेटरी कैन बी ट्रांसफर, रिस्पेक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर। अर्जुन तेंदुलकर को कई हजार करोड़ छोड़ के जाएंगे। अमिताभ बच्चन अपने बच्चे को, ठीक है, कई हजार करोड़ छोड़कर जाएंगे। शाहरुख खान अपने बच्चे को कई हजार करोड़ छोड़कर जाएंगे। क्या वो उस सम्मान को ट्रांसफर कर पाएंगे जो सम्मान उनको मिलता है? कभी नहीं कर सकते हैं। बेटा ध्यान रखना, सम्मान एक ऐसी चीज है जो मार्केट में बिकती नहीं है, उसे कमाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भैया ये 1000 लेना और 1 kg हमको सम्मान दे देना। सर ये कहां से कहां पहुंच गए? मैं वही हूं। तुम्हारी वैल्यू क्या होगी ये कौन डिसाइड करेगा? ऑक्सीजन नहीं मिली, कितने एटीपी बने? 2। जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, ऑक्सीजन इज अवेलेबल, मिल गई पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन। जब बनी उस समय साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन थी। पायरुविक एसिड स्टार्ट सिंग द सॉन्ग, गाना गाने लगा। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, बता दूंगा पूरी दुनिया वालों को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर के कि मैं कितने एटीपी दे सकता हूं। गेडी, रुको 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 रुको, क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, ये घोड़ा है जो मिल गया है किसको? पायरुविक एसिड को। अब ये अपनी परफॉर्मेंस देगा। ऑक्सीजन के मिलते ही पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। अब खेल शुरू होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और क्या होगा? ये पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में 2 साइमल्टेनियस पाथवे के द्वारा ऑक्सीडाइज होंगे। शब्दों पर ध्यान रहे, साइमल्टेनियस पाथवे कह रहा हूं। कौन कौन से? क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Oh my God! Krebs cycle, electron transport system, both are the simultaneous pathway takes place in mitochondria, which involve complete oxidation of 2 molecules of pyruvic acid by oxygen in the presence of oxygen. तो क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेंगी, जिसमें पायरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होंगे। किसमें? 6 कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर के 6 मॉलिक्यूल में। और तब नेट गेन ऑफ एटीपी कितने की होगी? 38। क्या बोलेंगे? एरोबिक रिस्पिरेशन। तब एरोबिक रिस्पिरेशन का इक्वेशन क्या होगा? C6H12O6 plus 6O2 equal to 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP। अरे सर, तब रिस्पिरेटरी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन की?
बेटा जी 38 इंटू 8.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 686 इक्वल टू 44 पॉइंट समथिंग। समझ में आया? तो सर एरोबिक में भी तो 100% ग्लूकोज की एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट नहीं हुई। कोई भी सिस्टम 100% आइडियल नहीं होता, कोई भी सिस्टम 100% आइडियल नहीं होता। यह एरोबिक रिस्पिरेशन का इक्वेशन है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स? बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? एनारोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है 38 एटीपी, और वहां पर कितना 2 एटीपी। मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन एनारोबिक रिस्पिरेशन से कितना टाइम एफिशिएंट है? 90 टाइम। फिर एरोबिक रिस्पिरेशन कुल कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? 3। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कहां चलेगा? साइटोप्लाज्म में। ये कहां चलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में साइमल्टेनियसली। लेकिन ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलेंगे, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में चलेगा। तो ये रिस्पिरेशन के एनारोबिक स्टेप है और ये रिस्पिरेशन के एरोबिक स्टेप है। ऑडियंस को एक बात समझ में आ गई, हमें चाहे एरोबिक रिस्पिरेशन पढ़ना हो चाहे एनारोबिक रिस्पिरेशन पढ़ना हो, पायरुविक एसिड को तो बनाना ही पड़ेगा, अर्थात ग्लाइकोलिसिस को तो चलाना ही पड़ेगा। इसका मतलब कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन की कॉमन स्टेप है। यानी सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस को पढ़ेंगे, फिर 2 कंडीशंस होंगी, ऑक्सीजन अनअवेलेबल, ऑक्सीजन अवेलेबल। अनअवेलेबल, व्हाट विल बी द फेट? अवेलेबल, व्हाट विल बी द फेट? बट नाउ वन थिंग इज क्लियर टू ईच एंड एवरी ऑडियंस. In aerobic respiration, glucose will be completely oxidized by 3-step glycolysis, Krebs cycle, electron transport system. Out of the 3 steps, the glycolysis anaerobic step will run into the cytoplasm, while the Krebs cycle electron transport system will run into the mitochondria by the oxygen. In the presence of oxygen, glucose molecule will be completely oxidized. Net gun of ATP will be 38, and efficiency of aerobic respiration will be 44%. But if oxygen will not be available to the molecule of pyruvic acid, or pyruvic acid molecule into the cytoplasm ultimately reduce either into the ethyl alcohol or lactic acid, then glucose molecule will be incompletely oxidized. Net gain of ATP will be 2, and this is called anaerobic respiration. Respiratory efficiency will be less than 7%. And now one thing is clear to each and every student, if we are really serious to study the mechanism of respiration, first of all we have to study the mechanism of glycolysis. कितने लोगों को बात क्लियर हुई? यानी हम कल मिलेंगे किसके साथ बच्चों? मिलते हैं कल ग्लाइकोलिसिस के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नहीं समझ में आया? ये लिख रहे हो? लिख रहे हो कि लिख लीजिए? चलो।